हेलो क्लास 10th। पिछली क्लासेस में हम पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म देख चुके हैं। देन हम आगे मूव करते हैं आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज जेंडर। देखो, अगर आप देखें तो जेंडर को हमारी सोसाइटी ने एज अ सोशल डिवीजन ऑफ लेबर देखा गया है। एक प्रकार से देखें तो हमारी जो सोसाइटी है उसने एक प्रकार से सोशल कंस्ट्रक्ट के रूप में इसको डिवाइड किया है। इट मींस कि यहाँ पे वुमेन्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कि वो वहाँ पे डोमेस्टिक वर्क पे थोड़ा सा डोमेस्टिक वर्क काम पे ध्यान दे और जो बच्चे होते हैं उनकी परवरिश करे और थोड़ा सा घरेलू कार्यों में वहाँ पे संलग्न देखने को मिलती है हमें क्या, वुमेन्स। और वहीं पे हमें देखने को मिलता है कि जो आउटसाइड दी होम है, मतलब घर के बाहर के जो कार्य होते हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई, यहाँ पे मैन को। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब हमारे जेंडर के बेसिस पे हमने देखो तो दो भागों में बांट दिया है हमने, एक होते हैं मैन और एक होता है वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पे वुमेन्स यहाँ पे डोमेस्टिक वर्क में इंक्लूड हैं और यहाँ पे मैन क्या हो रहा है, घर के बाहर के कार्य कर रहे हैं। इसका एक छोटा सा रीजन ये भी है कि पहले के टाइम पे हमारी जो टेरिटरीज होती थी वो इतनी सिक्योर नहीं होती थी, हमारे जो घर होते थे वो इतने सिक्योर नहीं होते थे। ठीक है, पूरा आसपास का सराउंडिंग अगर हम देखें तो थोड़ा सा जंगल वाला एरिया थोड़ा सा ज्यादा होता था। तो थ्रू दी सेफ्टी पर्पस, थ्रू दी क्या सेफ्टी पर्पस क्या होता है यहाँ पे वुमेन्स की सेफ्टी के थ्रू कि भाई कोई और उन पे, जैसे आप देखते हैं कि भाई गर्ल्स को गंदी नजर से देखा जाता है, तो जो बाहर से आ रहे हैं आक्रमणकारी वो आप देखें तो घरेलू महिलाओं की उन पे नजर ना पड़े, बुरी नजर ना पड़े, इसलिए उनको डोमेस्टिक वर्क के नजरिए से काम दे दिए गए हैं। और वहां पर मेंस क्या कर रहा है, थोड़ा से मसल पावर वाले काम कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे जो काम थे बहुत हार्ड थे। ठीक है, बहुत वहां पे मसल पावर का यूज होना पड़ता था। तो देखें तो एक प्रकार से लेबर वाले काम ज्यादा थे, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी, मैन। घर के लालन पोषण का काम कौन करते थे, मैन। ठीक है, तो ये हमारा सोशल डिवीजन ऑफ लेबर है। थ्रू दी सोशल कंस्ट्रक्ट, सामाजिक संरचना के रूप में अगर आप देखें तो ये हमारा क्या है, सोशल लेबर, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। देन हम मूव करते हैं कि भाई बीइंग द टाइम पीरियड, बीइंग द टाइम पीरियड क्या होता है कि भाई धीरे धीरे ये हमारी सोसाइटी का एक पार्ट, एक रिचुअल्स टाइप का ही बन जाता है कि जो औरतें होंगी, जो वुमेन्स होंगी, वो क्या करेंगी, हमारे डोमेस्टिक वर्क करेंगी। मतलब ये काम उनको थोप दिया जाता है कि एज अ ड्यूटी है आपकी, है ना। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता है कि जैसा टाइम आगे बढ़ता चला जाता है उसके बाद क्या होता है कि वुमेन्स अपनी डिमांड्स उठाती हैं, अपने राइट्स के लिए लड़ती हैं। ठीक है, कि भाई हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, हमें समाज में इक्वली ट्रीट किया जाए। ठीक है, तो इक्वलिटी की डिमांड के चलते हमें देखने को मिलता है वहां पे क्या, फेमिनिस्ट मूवमेंट। और देन फेमिनिस्ट मूवमेंट से हमें दो टर्म्स देखने को मिलेंगी, क्या, एक होता है फेमिनिज्म और दूसरी होती है पैट्रियार्की। तो पहले हम पैट्रियार्की को समझ लेते हैं कि भाई पैट्रियार्की क्या है। देखिए आप, पैट्रियार्की जैसे इसको हम थोड़ा सा डेफिनेशन के वाइज ही देख लेते हैं। चलो देखो, तो यहाँ पे देखिए पैट्रियार्की देखते हैं, अ सोशल सिस्टम इन विच मैन होल्ड मोस्ट ऑफ द पावर एंड डोमिनेट रोल इन फैमिली, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। अगर आप देखें तो जहां पे मेल का डोमिनेशन देखने को मिलेगा थ्रू दी फैमिली में, बोले कि पॉलिटिक्स में देख लें, या फिर आप समाज में, सोसाइटी में देख लें, इकोनॉमिक्स में देख लें, तो इन सारे एरियाज में जब एक सोसाइटी, मेल सोसाइटी ज्यादा डोमिनेट करने लगती है अपनी फैमिलीज को, सोसाइटी को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एज अ पैट्रियार्की सिस्टम। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेल का डोमिनेशन हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, मेल को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है हर एक सेक्शंस में। ठीक है, तो ये होता है क्या, पैट्रियार्की सिस्टम। देन हम मूव करते हैं क्या, फेमिनिज्म। फेमिनिज्म में अगर आप देखें तो बहुत से लोगों को लगता है कि फेमिनिज्म वर्ड थोड़ा सा फीमेल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे फीमेल की रिगार्डिंग बात करी जा रही, ओनली फीमेल के रिगार्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। फेमिनिज्म की अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो क्या लिखा हुआ है, द बिलीफ दैट इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन एंड वुमेन। मतलब यहाँ पे जो फेमिनिज्म की टर्म थोड़ी सी ज्यादा अच्छी हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पे मैन के साथ साथ वुमेन के भी राइट्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म अगर आप देखें तो आप थोड़ा सा क्लियर रखिए, क्योंकि एमपी बोर्ड में ये छोटी छोटी टर्म्स, ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइप के जो हमारे छोटे छोटे टर्म्स होते हैं उनसे क्वेश्चन बनने की ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम मूव करते हैं, पीछे चलते हैं हम। देखिए ये आपको समझ में आ गया फेमिनिज्म मूवमेंट,
फेमिनिज्म और पैट्रियार्की। देन आप देखिए कि भाई इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन्स। भाई सोसाइटी में जो वुमेन्स होती है वो अलग अलग इश्यूज को फेस करती है थ्रू दी टाइम पीरियड, अलग अलग एज के लेवल पे, है ना। अगर आप देखोगे ध्यान से तो वुमेन्स से रिलेटेड समस्याएं कौन कौन सी हैं। पहली, हम देखो पॉलिटी में पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, वैसे बहुत सी समस्याओं से डील करती हैं वुमेन, लेकिन हम इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल लेवल पर हम देखेंगे कि अगर आप देखेंगे कि आप देखें तो पॉलिटिक्स में वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। ठीक है, अगर आप देखें हमारे जितने भी नेता होते हैं या फिर हमारे एमएलए एमपी जितने भी होते हैं उनमें वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत हमें कम देखने को मिलता है। ठीक है, वुमेन्स बहुत कम वुमेन्स होती हैं जो अब एक थोड़ा सा अगर आप देखें कॉन्फिडेंट होके इलेक्शन लड़ती हैं और फिर एक प्रकार से पॉलिटिक्स में जाती हैं। अधिकतर वुमेन्स सोशल काम, अधिकतर वुमेन्स जो होती है वो जस्ट जनरली घरेलू कामों में ही इन्वॉल्व होती हैं और वो एक सीमित एरिया में बंद के रह जाती हैं। ठीक है, वो अगर आप देखें तो पॉलिटिकल लेवल पर उनका ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो दैट इज फर्स्ट हमारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्या इश्यूज रिलेटेड आप देखें तो वुमेन्स के इश्यूज में पहली हमें इशू क्या देखने को मिलता है हमारा कि भाई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होता है। 2 मार्क्स अगर क्वेश्चन आता है उसमें पूछ लेंगे कि एनी 2 पॉइंट्स अबाउट द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन, एनी 2 पॉइंट्स राइट, एनी 2 पॉइंट्स रिलेटेड टू इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन्स। तो आप उसमें लिख सकते हैं कि भाई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम होता है वुमेन्स का। अब देखो साथ ही साथ अगर आप देखें हमारी कंट्री में इक्वल रेमिटेंशन एक्ट आया था जिसके थ्रू जो वुमेन्स होती हैं उनको सेम वेजेस देने की बात करी थी। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि भाई कहीं पे भी आप जो वुमेन्स होती हैं कहीं पे भी जॉब लेने जाती हैं, कहीं पे भी आप वर्क करती हैं तो वहां पे हमें पार्शियलिटी देखने को मिलती है। जनरली मेल को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज कंपेयर टू वुमेन। ठीक है, तो अगर आप देखें जॉब में उनको क्या होता है एक प्रकार से वहां पे देखें तो एक इनइक्वालिटी का बिहेवियर देखने को मिलता है कि भाई मेल को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है और वुमेन को कम प्रेफरेंस दी जा रही है। ठीक है, वर्क प्लेसेस पे बात चल रही है। इसके बाद देखो सोसाइटी में अगर आप देखें तो वुमेन को बहुत अलग अलग लेवल्स पे देखें तो वेरियस चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। ठीक है, तो एक प्रकार से डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर जैसे उनको मेंटली, फिजिकली अगर उनको बहुत देखें तो मेंटली हरासमेंट झेलने को मिलता है और साथ ही फिजिकल हरासमेंट भी उनको झेलने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस वाला पॉइंट आप बिल्कुल मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो वुमेन्स की इश्यूज से रिलेटेड एक पॉइंट आप मार्क कर सकते हो कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस। पहला पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम है, दूसरा वर्क प्लेस पर इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ देखें कि भाई एक प्रकार से डोमेस्टिक वायलेंस का सामना फेस करना पड़ रहा है इनको। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इश्यूज हैं किससे, वुमेन्स को रिगार्डिंग। फिर देखो ध्यान से, इसके बाद अगर आप देखें तो इसका सॉल्यूशन क्या है। हमने इश्यूज देख लिए हैं, अब हम देखेंगे कि भाई इनके सॉल्यूशंस क्या है। तो सॉल्यूशंस में आप देखोगे कि भाई जो वुमेन का अगर आप देखें एम्पावरमेंट करना है हमें, वुमेन का कुछ भी हमें जैसे डेवलपमेंट करना है तो उसका सीधा सा है पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से कि भाई वुमेन का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए पॉलिटिक्स में। क्योंकि फिर क्या होगा, वुमेन जैसे ही पॉलिटिक्स में उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा तो वो अपनी डिमांड्स रखेंगी, सोसाइटी में एक मैसेज क्रिएट होगा कि भाई वुमेन्स के रिगार्डिंग और भी एक्शंस लिए जाएं। ठीक है, वेरियस इंप्लीमेंटेशन हो कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू। ठीक है, तो ये सब अगर आप देखने को मिलेंगे कि भाई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इन चीजों को सुधारा जा सकता है, वुमेन एम्पावरमेंट को करा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो देन हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, रिलीजन। देखो यहां पे एक टर्म है पॉलिटिक्स ऑन रिलीजन। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई रिलीजन को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना सही है या गलत, तो आप क्या बोलेंगे इसके रिगार्डिंग, यस और नो, बताइए। क्वेश्चन उठता है कि भाई रिलीजन को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना सही है या गलत। तो देखो इसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि पॉलिटिक्स को रिलीजन में इंक्लूड करना, शामिल करना तब तक सही है। ध्यान देना इस बात को कि भाई पॉलिटिक्स को, रिलीजन को पॉलिटिक्स में इंक्लूड करना तब तक सही है जब तक कि आप सभी कास्ट को इक्वल वेटेज नहीं देते।
ठीक है, जब तक कि आप सभी कास्ट को इक्वल वेटेज नहीं देते। अगर आप किसी एक कास्ट को वहां पे प्रायोरिटी दे रहे हो, गवर्नमेंट किसी एक कास्ट का वहां पे सपोर्ट करने लग जा रही है और अदर कास्ट को वहां पे थोड़ा सा कम वेटेज दिया जा रहा है, उनके साथ थोड़ा सा अनफेयर ट्रीट किया जा रहा है, तो फिर वहां पे देखो क्या होगा कि वहां पे फिर हमें देखने को मिलेगा कम्युनलिज्म। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो दैट्स, हम एक कम्युनलिज्म की डेफिनेशन देख लेते हैं जो 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो कम्युनलिज्म क्या बोलता है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन बिलीफ ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर। ठीक है, यहां पे कोई एक रिलीजन अपने आप को सुपीरियर बता रहा है टू दोज ऑफ अदर रिलीजन्स। ठीक है, एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टेड टू डोमिनेटिंग रिलीजियस ग्रुप। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, जब कोई एक धर्म अपने आप को सुपीरियर बताने लगे, ठीक है, जैसे सपोज दैट हिंदू धर्म अपने आप को सुपीरियर बताने लगे और बाकी माइनॉरिटी ग्रुप्स जो होते हैं, माइनॉरिटी रिलीजन्स जो माइनॉरिटी में है, बहुत सारे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर हिंदू धर्म अपने एक प्रकार से देखें डोमिनेट करने लगे, और उसमें अगर गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे तो वो किसके अंडर आ जाएगा, कम्युनलिज्म। समझ में आ रहा है आपको? ये सब किस में आ जाएगा, कम्युनलिज्म। लेकिन अगर मैं आपको अपनी इंडिया की बात करूं, ठीक है, हमारी कंट्री इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में अगर हम देखें तो हमने सेकुलरिज्म को अपनाया। इसकी जस्ट अपोजिट टर्म क्या है, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म ये बोलती है कि भाई जो एक प्रकार से हमारा कंट्री है उसका अपने आप में कोई एक रिलीजन नहीं है, वो किसी एक रिलीजन को फॉलो नहीं करती है, बल्कि सभी धर्मों को इक्वल वेटेज देती है। समझ में आ रहा है? मतलब कंट्री का अपने आप में कोई रिलीजन नहीं है, बल्कि वो सभी धर्मों को एक समान ट्रीट करती है, एक समान बर्ताव करती है उनके साथ। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ हम एक टर्म्स और देख लेते हैं, दैट इज सेकुलरिज्म। ये देखिए यहां पे सेकुलरिज्म, A state has no official religion, ठीक है, and treats all citizens equally regardless of their faith। ठीक है, जस्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि भाई किसी एक कंट्री, मतलब जो कंट्री होती है, एक स्टेट होता है, उसका अपने आप में कोई रिलीजन नहीं है, बल्कि वो सभी धर्मों को इक्वल वेटेज देता है, दैट इज सेकुलरिज्म। अब हम आ जाते हैं हम बैक। ठीक है, तो ये समझ में आ गया पॉलिटिक्स ऑन रिलीजन। इसके बाद देखो कम्युनलिज्म भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और इसके बाद फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म देख लेते हैं हम कि भाई कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं हमारे कम्युनलिज्म के। तो देखो ध्यान से, अगर आप देखेंगे कि भाई कम्युनलिज्म के कौन कौन से फॉर्म, तो देखो रिलीजियस स्टीरियोटाइप देखने को मिलता है हमें, कम्युनल माइंड देखने को मिलता है, रिलीजियस सिंबल्स देखने को मिलते हैं, कम्युनल वायलेंस देखने को। कम्युनल वायलेंस याद रखना कि ये एक्सट्रीम, अगर हमें देखें तो एक्सट्रीम जब सिचुएशंस बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं, कि मतलब धर्म के नाम पे बहुत सारे दंगे फसाद, ये सब चीजें, आगजनी, नरसंहार जब देखने को मिलता है, तो वो सारी की वो किसमें कंसिडर हो जाता है, कम्युनल वायलेंस। ठीक है, जहां पे अगर आप देखें तो रिलीजियस ग्रुप्स आपस में लड़ जाते हैं, दैट इज कम्युनल वायलेंस। अब देखो क्या होता है कि भाई पॉलिटिक के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ रहे हैं। अब देखो ध्यान से कि क्या होता है कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज रिलीजियस सिंबल्स का यूज करते हैं अपने पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए, कि भाई इस सिंबल्स का यूज करेंगे, इस धर्म के सिंबल्स का यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा कि इस धर्म के लोग हमसे इन्फ्लुएंस होंगे, हमारे ऊपर हमसे इन्फ्लुएंस होंगे और हमको वोट देंगे ये इलेक्शंस में। ठीक है, तो ये रिलीजियस सिंबल्स का यूज किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। उसके बाद देखो कम्युनल माइंड क्या बोलता है कि अगर आप देखें कि भाई जो पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियंस अगर आप देखें तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो 2 प्रकार के कम्युनल माइंड देखने को मिलते हैं। एक जो ऐसे ग्रुप्स जो मेजॉरिटी में है, ऐसे धार्मिक ग्रुप जो क्या है मेजॉरिटी में, और एक जो माइनॉरिटी में। मेजॉरिटी ग्रुप्स देखें तो वो क्या करते हैं कि जैसे मान के चलो हिंदू धर्म के लोग मेजॉरिटी में है, तो वो क्या करेंगे, जैसे किसी मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप्स हो गया, सिख माइनॉरिटी ग्रुप्स हो गया, कोई ट्राइबल कम्युनिटी हो गई, उनके ऊपर क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं। ठीक है, तो पहला ये कि कम्युनल माइंड 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे कम्युनल माइंड जो मेजॉरिटी में है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे माइनॉरिटीज को, और दूसरा कम्युनल माइंड जो माइनॉरिटी में है, जो कम संख्या में है, वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि बेचारे पहले से ही थोड़े से देखें तो सप्रेस्ड होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, उन आपस में माइनॉरिटी ग्रुप्स अपने रिलीजियस कम्युनिटी को इकट्ठा करते हैं और देश से अलग होने की बात करते हैं, सेपरेट होने की बात करते हैं।
ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये हमारा कम्युनल माइंड्स। इसके बाद देखो रिलीजियस स्टीरियोटाइप। देखो ध्यान से देखें तो रिलीजियस स्टीरियोटाइप को आप इस तरीके से देख सकते हैं, रिलीजियस स्टीरियोटाइप हम देख रहे हैं। जैसे रिलीजियस स्टीरियोटाइप अगर आप देखें तो रिलीजियस स्टीरियोटाइप इट मींस कि प्री जज करना। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, किसी धर्म को पहले से प्री जज कर रहे हैं कि भाई इस धर्म के लोग ऐसे हैं, उस धर्म के लोग ऐसे हैं, पहले से मेंटेलिटी बना लेना। ठीक है, दैट इज क्या है, रिलीजियस स्टीरियोटाइप। जैसे आप नॉर्मल वे में ही देखते हैं कि भाई बिल्ली रास्ता काट गई या छींक आ गई तो जाना नहीं है, ये भी एक प्रकार के स्टीरियोटाइप ही है। वैसे ही हम पहले से स्टीरियोटाइप बना लेना कि इस धर्म के लोग वैसे हैं, उस धर्म के लोग वैसे हैं, तो ये सारा का सारा आप देखें तो कम्युनलिज्म के अंदर आ जाता है। ठीक है, और कम्युनलिज्म की याद रखना कि भाई कम्युनलिज्म की जो एक्सट्रीम पोजीशन है कि भाई आप देखें कि भाई कम्युनल वायलेंस, तो सेपरेट कम्युनल वायलेंस भी आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है। इट मींस कि भाई जब सांप्रदायिक दंगे बहुत बड़े लेवल पे फैल जाते हैं, जहां पे आगजनी हो जाए, नरसंहार हो जाए, कम्युनल बहुत सारे दंगे फसाद देखने को मिलते हैं, दैट इज कम्युनल वायलेंस। अगर आप देखो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं। देखो हम इसका सॉल्यूशन मैं बता ही चुका हूं कि सेकुलरिज्म क्या होता है। ठीक है, कि भाई किसी कंट्री किसी एक धर्म को फॉलो नहीं कर रही बल्कि सभी धर्म को इक्वल वेटेज दे रही, दैट इज सेकुलरिज्म। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट मूव करते हैं हम कास्ट पे। तो देखो टर्म्स है यहाँ पे कास्ट एंड पॉलिटिक्स। इसमें देखो कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कंपोजिशन, कास्ट सेंटिमेंट अपील करना, इफेक्ट ऑन यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड वोट बैंक। अब देखो ध्यान से एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कंपोजिशन, इसको इस तरीके से देख सकते हो आप कि भाई देखो पहले थोड़ा सा पर डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कास्टिज्म होता क्या है, कास्ट क्या है। पहले के टाइम पे हमें वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती थी प्राचीन काल में, और जो वर्ण व्यवस्था थी पहले कर्म के आधार पर थी, मतलब वहां पे जो जैसा काम करता था उस हिसाब से उसकी पोस्ट हो जाती थी, उसको अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता। लेकिन फिर धीरे धीरे ये क्या होती है, बाय बर्थ हो जाती है, और देन फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भाई कास्ट को एक प्रकार से सोसाइटी में बाई बर्थ जब से होता है तो वहां से हमें दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं कि भाई किसी एक सेक्शंस को ज्यादा, किसी एक सेक्शंस को हमें देखें तो वो ज्यादा अपने आप को सुपीरियर मानने लगता है, डोमिनेट करने लगता है, और निचले जो स्तर के जो कास्ट वगैरह होती हैं उनको बिल्कुल ही वो इग्नोर करने लगते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उन्हें बिल्कुल ही निचली निगाहों से देखा जाता है। तो बीइंग द टाइम पीरियड क्या होता है कि भाई ये कास्टिज्म सोसाइटी में पॉलिटिकल लेवल पर भी हमें एक इफेक्ट डालते हुए दिखेगा। तो देखो ध्यान से पॉलिटिशियंस क्या करते हैं कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कंपोजिशन में, इट मींस कि जैसे आप देखोगे कि किसी एक रीजन से जहां पे कास्ट ज्यादा है, एक ही कास्ट के लोग जहां पे ज्यादा है, तो हमें जनरली देखने को मिलता है कि उस रीजन से उसी कास्ट का लीडर हमें पॉलिटिकल पार्टीज में देखने को मिलता है या फिर चुनाव में खड़ा होते दिखता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कंपोजिशन। इसके बाद देखो कास्ट सेंटिमेंट्स अपील करना, इट मींस कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो हमारे देखें तो कास्ट सेंटिमेंट्स जैसे भड़काऊ भाषण देते हैं, ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं कि वो कास्ट के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, क्योंकि जिससे वो उनसे इन्फ्लुएंस हो कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे तुम्हारे लिए। तो एक प्रकार से एक जरिया बनाया जा रहा है, उनको अपने फेवर में लिया जा रहा है जिससे वो उनको वोट दे सके। ठीक है, तो ये कास्ट सेंटिमेंट्स को अपील किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। इसके बाद देखो इफेक्ट ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एडॉप्ट किया है, इट मींस कि हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेल फीमेल साथ ही साथ अगर आप देखें 18+ जो भी एडल्ट हैं उन सबको हमने वोटिंग राइट्स दिए हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट सेक्शन से आता हो, किसी भी ग्रुप से आता हो। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होता है कि हर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो चाहती हैं कि भाई हर सेक्शन से जो भी वोट्स हमें मिल सकें, मैक्सिमम वोट्स मिल सकें, तो वो क्या हो सकता है कि उसको हमारे एक प्रकार से वोट बैंक के रूप में आ सकें। तो उनके लिए हर एक पर्सन एक वोट की तरह से, ठीक है, तो देखो ध्यान से हर एक पर्सन इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो चाहे वो किसी भी रिलीजन से आता हो, किसी भी सेक्शन से आता हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, उनके लिए क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो ये क्या है पॉलिटिकल पार्टीज में अगर आप देखें तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस के थ्रू हर एक वोट उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हमें पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है कि वो जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सके उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। दैट मीन्स लास्ट हम देखते हैं वोट बैंक। तो देखो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं
पॉलिटिकल लीडर्स अगर आप देखें तो जो सोसाइटी के मेन इश्यूज हैं, हंगर है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनकी बात ना करते हुए वो धर्म की राजनीति करने लग जाते हैं, जिससे वो क्या कर सकें, उनको अपने फेवर में कर सकें। और इसको हम एक पक्ष के रूप में नहीं देख सकते कि एक प्रकार से हम देखें तो जनता, जो रिलीजियस कास्ट के लोग, जो अलग अलग वेरियस सेक्शन में हमारा जो समाज बटा हुआ है, ये जनता भी चाहती है कि भाई हमारा जो पॉलिटिकल लीडर हो वो हमारी कास्ट से बिलोंग करे, इसलिए वो उसको भी वोट देते हैं। तो ये दोनों आपको दोनों एक प्रकार से सेक्शन देखने पड़ेंगे, आपको दोनों फेज देखने पड़ेंगे, ठीक है, कि उसका एक पॉजिटिव फेज भी है, एक नेगेटिव फेज भी है, ठीक है। तो अगर आप देखें कि जनता भी चाहती है कि हम ऐसे लीडर को चुने जो हमारी कास्ट का हो, हमारे लिए कुछ अच्छा करे। तो यहाँ पे जनता जो मेन हमारे मुद्दे हैं, हंगर, कास्ट, एक प्रकार से हंगर है, एजुकेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सोशल वेलफेयर है, इनको साइड में रख के ऐसे लीडर को वोट दे देते हैं जो उनके कास्ट का है, कास्ट के बेसिस पर वोट दे देते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें देखने को मिलता है और इसका फायदा हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो उठाती है। तो ये वोट बैंक के अंडर आ जाएगा। फिर देखो इसके बाद हमें कास्ट इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है। तो इसके बाद देखो आप नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक, दैट इज अपार्थाइड सिस्टम। अपार्थाइड सिस्टम एक प्रकार से देखें तो ये जनरली ओरिजिनेट हमें देखने को मिलेगा हमारे साउथ अफ्रीका वाले रीजन से, जहां पे रंग भेद, नस्ल भेद, या फिर देखें तो व्हाइट और ब्लैक के बीच में हमें एक प्रकार से डिफरेंशिएट देखने को मिलता है कि भाई जो व्हाइट लोग होते हैं, ठीक है, जिनके जैसे आप देखें जिनकी स्किन फेयर होती है, व्हाइट होती है, वो लोग काले लोगों को एक प्रकार से देखें तो बहुत ही ज्यादा हीन भावना से देखते हैं, ठीक है। उनको एक प्रकार से देखें तो उनके अनफेयर ट्रीट नहीं करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं, उनको एज अ इक्वल नहीं मानते हैं। तो ये सारा का सारा हमें देखते हो तो अपार्थाइड सिस्टम देखने को मिला था हमारे साउथ अफ्रीका वाले रीजन में। कहता क्या है ये देख लीजिए, अ सिस्टम वेयर ऑन रेशियल ग्रुप, ठीक है, रेशियल ग्रुप वही रंग भेद वाला ग्रुप, वाज इनिशियली कीप्ड सेपरेटेड एंड अपोज्ड ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेस्ड बाय लॉ। मतलब एक प्रकार से लॉ द्वारा उनको सप्रेस किया जा रहा है। और देन फिर देखो आगे, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नॉन वाइट सिटीजन्स। और हमें एक प्रकार से पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है नॉन वाइट लोगों के साथ। मतलब उनको हर लेवल पे एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उनको हर लेवल पे शोषण का सामना करना पड़ता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। दैट इज अपार्थाइड सिस्टम, जहां पे व्हाइट और ब्लैक के बीच में एक डिस्क्रिमिनेटरी थिंग्स देखने को मिल रही है हमें, ठीक है। तो ये आप प्रॉपर डेफिनेशन अच्छे से याद कर सकते हैं। दिस इज आवर होल चैप्टर्स। इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ आपको लिंक में आपको मेंशन कर दी है मैंने, तो बढ़िया है, पढ़ते रहिए। थैंक यू।